हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में। आज की सीरीज में ये पहला चैप्टर रहेगा मेवाड़ से संबंधित। मेवाड़ का इतिहास राजस्थान के इतिहास में जिस तरह से देखा जाए, एक स्वाभिमान की धरती, एक रणभूमि की धरती, और यहाँ पे जिस तरह से आप देखते हैं कि इस धरती पे महाराणा महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह जैसे वीर योद्धा यहाँ पे शासन किया है। तो उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो इस सीरीज का ये चैप्टर शुरू करते हैं हम। सर्वप्रथम मेवाड़ का इतिहास। अब देखिए, मेवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है। सर्वप्रथम मेवाड़ का प्राचीन नाम है सिवी जनपद। इसका पुराना नाम है सिवी जनपद। सिवी जनपद इसको क्यों कहा जाता है? सिवी जनपद इसलिए कहा जाता है कि पहले एक पाकिस्तान में एक जगह थी जंग, उस जगह थी जंग। इस जगह जो अभी वर्तमान में वहाँ का एक शहर या जिला है, वहाँ पे ये सिवी जाति रहती थी। लेकिन अलेक्जेंडर सिकंदर के द्वारा वहाँ पर हमला किया गया, तो ये जाति वहाँ से भागकर मेवाड़ के क्षेत्र में आ गई, और सिवी जाति की वजह से इसको सिवी जनपद कहा जाता है। एक इसका नाम दूसरा भी आता है, प्रागवाट या मेदपाट, ये भी इसी वजह से है यहाँ पे दो नाम। इसके अलावा इसको कहा जाता है मेवाड़, मुख्यतः मेवाड़। मेवाड़ क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ मेवाड़ में पहले क्या था, यहाँ मेड़ जाति रहती थी। समझने की कोशिश करना, मेड़ जाति, कौन सी जाति रहती थी? मेड़। यहाँ मेड़ जाति रहती थी। अब इनका क्या हुआ, जो अफगानिस्तान का जो एरिया है उधर से कुछ जातियां आक्रमण करती थी। अरब से जो जातियां आती थी उनमें एक जाति आती थी मलेच। क्या नाम है? मलेच। ये जो लोग थे, ये लोग आते थे मेवाड़ में हमला करने, मेवाड़ में आते हमला करते। तो यहाँ पे ये जाति मेर का इनसे संघर्ष होता था। तो इसी मेर जाति की वजह से इसका धीरे धीरे नाम मेदपाट, मेड़, मेदवाड़ होके फिर लास्ट में अंत में रह गया मेवाड़। तो इस तरह से इसका मेवाड़ का प्राचीन नाम सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदवाड़ और मेवाड़। मेवाड़ क्यों है? ये मेर और मलेच जातियों के बीच में संघर्ष होता था यहाँ पे। और सिवी जनपद का मैंने बता दिया, जंग से जो पाकिस्तान से वहां से ये भाग कर आए और यहाँ उन्होंने अपना निवास स्थल रखा। अब देखिए इसकी सर्वप्रथम बात करेंगे, इसकी 3 शाखाएं हैं। मेवाड़ जो इतिहास पढ़ेंगे हम सभी स्टूडेंट, इस ओर ध्यान दीजिएगा। इसकी 3 शाखाएं हैं। प्रथम शाखा है गुहिल वंश की, द्वितीय है रावल की, और तीसरी है सिसोदिया। सिसोदिया को वैसे रहाप भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। सिसोदिया या रहाप, इसको रहाप भी कह सकते हैं आप, सिसोदिया। ये 3 के बारे में हम जानकारी लेंगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए। और मेवाड़ का इतिहास केवल ये नहीं है कि प्रतियोगी व्यक्ति भी पढ़े, मेवाड़ के बारे में जो जानकारी रखना चाहते हैं, जैसे उनको मेवाड़ का इतिहास पता हो, राणा कुंभा के बारे में जानकारी हो, राणा सांगा के बारे में, या फिर यशस्वी सम्राट रहे महाराणा प्रताप के बारे में, तो आपके कहीं ना कहीं निजी जीवन में ऐसे लोग पढ़ने से कहीं ना कहीं कोई व्यक्तित्व में भी निखार आता है। तो मेवाड़ का पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये भी एक आज साथ में, कि जो तैयारी नहीं करते उनको भी एक जानकारी इससे जुटाई जा सकती है आपके निजी जीवन में। तो यहाँ पे बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इसकी प्रथम शाखा है गुहिल वंश की। क्या नाम है इस शाखा का? गुहिल वंश। अब देखिए, गुहिल वंश की प्रथम शाखा, इस गुहिल वंश का संस्थापक है गुहादित्य गुहलोत। ये कौन व्यक्ति है? इसके बारे में छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको हल्की सी कहानी सुना देता हूँ, आपको उससे समझने में आसानी रहेगी। ये क्या था? गुहादित्य गुहलोत, इनके पिता थे शिलादित्य। ये थे गुजरात में वल्लभी के राजा। तो ये क्या हुआ, इधर हमला करने आए थे, तो इधर इनको मार दिया गया। शिलादित्य की इधर मृत्यु हो गई मेवाड़ की तरफ। फिर इनकी पत्नी थी पुष्पावती। पहले क्या होता था इसमें, जैसे पति जब मर जाता था तो उसके साथ में उनकी पत्नी भी सती होती थी, लेकिन पुष्पावती को सती होने के लिए बोला गया। लेकिन उस समय की एक परंपरा थी कि जब गर्भवती होती है महिला तो वो सती नहीं होती है। तो इस तरह से पुष्पावती ने वो सती नहीं हुई। इस समय ये माता थी। अब पुष्पावती ये एक गुफा में थे, और गुफा में इस गुहादित्य का जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ, पुष्पादित्य इनकी माता थी, इनसे गुहादित्य का जन्म हुआ। इनका जन्म होने के बाद में पुष्पावती खुद सती हो गई
और गुहादित्य का लालन पालन पोषण करने के लिए एक कमलावती को रखा गया। कमलावती एक तरह से इनकी क्या थी, संरक्षिका कह सकते हैं, जिनके संरक्षण में इनको क्या क्या रखा गया, गुहादित्य को इनके संरक्षण में इनको रखा गया। इस तरह से गुहादित्य का ये आपको व्यक्तिगत जानकारी। इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 566 ईस्वी में की। ये वर्ष आपको याद रखना है, कौन सी ईयर में, 566, ये आपको इंपॉर्टेंट है। 566 ईस्वी में इस गुइल वंश की स्थापना की। अब देखिए इस वंश की बहुत सारी शाखाएं हैं। जिस तरह से इसकी शाखाएं हैं सभी याद रखने मुश्किल है, लेकिन इनकी शाखाएं आपको पता रखनी है कि कितनी शाखाएं थी। ये थी 24 कैसे याद रख सकते हैं, अपने तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें कितने चक्कर में कितनी तीलियां होती है, 24। ऐसे आप याद रख सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने आपको याद रखने के लिए, अपने तिरंगे के बारे में सबको पता ही है। तो ये 24 शाखाएं इनकी, कुछ शाखाएं अपने इधर ही राजस्थान में रह गई, कुछ महाराष्ट्र की तरफ चली गई, कुछ नेपाल की तरफ भी बताते हैं कि इनकी शाखाएं नेपाल की तरफ भी गई थी। और इनको सूर्यवंशी हिंदू, ये सूर्यवंशी हिंदू मानते हैं अपने आप को। मेवाड़ का एक, आप जब भी मेवाड़ में घूमने जाओ तो वहाँ देखना अधिकांश ये सूर्यवंशी हिंदू, और इनका जो चिन्ह है थोड़ा अलग भी है। तो ये मानते थे अपने को सूर्यवंशी हिंदू। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हम बप्पा रावल की। इसी में शासक हुए हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में जानकारी लेने से पहले बता दूं बप्पा रावल कौन थे, इनका क्या परिचय है। बप्पा रावल क्या था, एक्चुअली गुहादित्य जहाँ थे वहाँ पे भील जाति रहती थी, और भील जाति रहती तो इनके पिता थे नागादित्य, इनके पिता थे नागादित्य। इनकी क्या भील जाति से गुइल की तो अच्छी बनती थी, अच्छे संबंध थे, लेकिन नागादित्य का इनसे अच्छा संबंध नहीं था भील जाति का। तो भील जाति के लोगों ने नागादित्य की हत्या कर दी, इनको मार दिया गया। फिर इनके पुत्र थे बप्पा रावल। बप्पा रावल छोटे बच्चे थे, तो इनको फिर यहाँ से अपने एक हारित ऋषि, एक सिद्ध ऋषि थे, व्यक्ति थे हारित ऋषि, उनके पास में इनको छोड़ दिया गया। इस तरह से हारित ऋषि के पास में इनका लालन पालन हुआ, और हारित ऋषि के एक तरह से ये शिष्य रह बन गए। और हारित ऋषि की बप्पा रावल गायें चराते थे, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से बप्पा रावल का आपको शुरुआती चीजें हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने क्या किया, बप्पा रावल ने 734 ईसा पूर्व में मानमौर्य राजा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। ये ईयर याद रखने, 734 ईस्वी में मानमौर्य राजा को हराकर चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है। ये मानमौर्य राजा के बारे में आपको मानसरोवर अभिलेख, इसमें भी आपको जानकारी मिलती है। 713 ईस्वी का इन मानमौर्य के बारे में जानकारी मिलती है मानसरोवर अभिलेख में। अब देखिए बप्पा रावल ने और क्या किया। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाता है, याद रखना है नागदा, ये सर्वप्रथम राजधानी है मेवाड़ की। नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाता है। हारित ऋषि के ये शिष्य थे। अब नागदा में इन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। जब कभी भी आप मेवाड़ में जाओ तो आपको एकलिंग जी का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। कुछ गानों में भी आता है कि एकलिंग रो दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो ये एकलिंग का इसी वजह से उनके साथ में एक जो गीत के लिरिक्स है वो इसी वजह से है। तो नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, ये याद रखना आपको बप्पा रावल के बारे में। और मेवाड़ को, मेवाड़ के देखिए एक चीज और है आपको, मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग के दीवान मानते हैं। मेवाड़ के जो राजा थे ये हमेशा एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। ये कहते हैं कि एकलिंग जी राज्य शासन करते हैं, हर हम उनके पीछे हैं। तो जब कभी भी मेवाड़ से बाहर यहाँ के राजा जाते थे तो उस ये एकलिंग जी को ये सत्ता सौंप के जाते थे। इसको आज का लेना कहते हैं। क्या कहते हैं, आज का लेना। ये कभी पूछ सकते हैं आपसे, थोड़ा सा टफ है ये चीज, आज का लेना। जब कभी भी ये यहाँ से बाहर जाते थे तो ये आज का लेना थे, एकलिंग के दीवान इनको मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से। अब देखिए सीवी वेद साहब ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मोर्टेल, एक फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मोर्टेल, उनसे बप्पा रावल की इन्होंने तुलना की है। बप्पा रावल का जिस तरह से कद काठी बताया जाता है, जनश्रुतियों में कहा जाता है कि उनका जो ऊपर का जो ऐसे दुपट्टा टाइप होता है वो 16 हाथ का था, धोती 35 हाथ की थी,
और 40 मन का इनका जो खड़क तलवार थी ऐसे थी। तो उनका व्यक्तित्व एक तरह से जनश्रुतियों में एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया। जनश्रुतियों में कभी ना कभी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर भी चीज़ों को बताया जाता है। तो इस तरह से बप्पा राहुल की तुलना चार्ल्स मोटेल से की है इन्होंने। अब देखिए बप्पा राहुल के बारे में एक आजकल बहुत ही जबरदस्त चीज चल रही है, आपके सामने भी है। बप्पा राहुल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी अफगानिस्तान तक चला गया। ये है बप्पा राहुल के व्यक्तित्व की असली बात कि बप्पा राहुल में इतना बड़ा व्यक्तित्व था, शक्तिशाली थे, एक योद्धा थे। ये मुस्लिम सेना को हराते हुए पीछे भागते रहे, मुस्लिम सेना को पीछे भागते रहे। और गजनी जो पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में, ये गजनी वो आमिर खान की फिल्म वाला नहीं है, आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ये गजनी वो है। कोई कहेगा ये क्या है, गजनी की जगह है ये अफगानिस्तान में। कोई नया स्टूडेंट आएगा सर ये गजनी, ये वो बाल कटा हुआ आमिर खान नहीं है, याद रखना आप सभी। तो बप्पा राहुल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी अफगानिस्तान तक चला गया। और भी कहा जाता है कि बप्पा राहुल ने जो अभी पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी, उसको भी बसाया था। तो ये भी एक रावलपिंडी, राहुल मतलब पहले शुरुआत का राहुल और पिंडी, तो ये इस तरह से बप्पा राहुल ने रावलपिंडी भी बसाया। अब देखिए बप्पा राहुल ने मेवाड़ में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। इन सोने के सिक्कों पे आपको कुछ चिन्ह मिलेंगे, जिसमें कामधेनु गाय का चिन्ह मिलेगा। किस किस का मिलेगा आपको मैं बता देता हूं। कामधेनु गाय, एक तो कामधेनु गाय का मिलेगा आपको, एक सूर्य देवता का। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है, मानना भी चाहिए। इसके सूरज के बगैर कुछ नहीं है। आप चाहे धर्म कहीं कितना ही मान लो, ये नहीं उगेंगे तो अपना धर्म और हम सब सोते ही रहेंगे। और इसके बाद में इसमें आपको शिवलिंग है, उसका भी आपको चिन्ह देखने को मिलता है इन सिक्कों पे। वो एक मिलता है दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कभी भी मेवाड़ में जाओ या मेवाड़ का कभी भी आप वीडियो देखोगे ना, उनके शासकों का या उनके जो नए जो युवराज रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं उनके, वो भी दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरु का। ये मेवाड़ की बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। तो दंडवत प्रणाम का भी ये वहाँ पे आपको उन सिक्कों पे क्या मिलेगा। तो ये परंपरा उसी समय से शुरू है और इस परंपरा को आज भी ये लोग निभाते हैं। तो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, तो उसमें एक ये दंडवत प्रणाम भी है। इस तरह से अब देखिए इनका वास्तविक नाम के बारे में कुछ लोग कहते हैं बप्पा रावली था, कुछ कहते हैं कालभोज था। तो वैसे देखा जाए तो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि इनका वास्तविक नाम कालभोज या मालभोज, मालभोज भी कहीं आपको देखने को मिलता है। तो वैसे देखा जाए तो ये कालभोज था इनका वास्तविक नाम बप्पा रावल के बारे में। अब देखिए इनकी कुछ उपाधियां हैं, इनकी कुछ उपाधियां वो आपको याद रखनी है। इनकी पहली उपाधि है हिंदू सूरज। क्या कहा गया इनको? हिंदू सूरज, हिंदुओं के रक्षक सूरज। सूरज में पहले ही बता रुका, तो वैसे ही उपाधि। एक कहता है ये राजगुरु, दूसरी उपाधि है इनकी राजगुरु, ये आपको याद रखनी है राजगुरु। और तीसरी है चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं का विजेता। कभी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, चारों दिशाओं का विजेता, चकवे का अर्थ क्या होता है? सबको याद रखना है, कहीं गलती मत करना है एग्जाम में। चकवे, चकवे का अर्थ क्या होता है? चारों दिशाओं का ये विजेता। अब देखिए इसके बाद में गुहिल वंश में पहले आ गया गुहादित्य। इसमें बीच में छोटे और भी राजा है, लेकिन क्या है पहले पुराना जो इतिहास होता है ना, उसमें स्रोत कम मिलते हैं अपने को, और कम स्रोतों की वजह से हम कुछ ही राजाओं के बारे में अच्छी जानकारी जुटा पाते हैं। बीच में और भी राजा हुए थे, लेकिन अब एक आता है अल्लट राजा। अल्लट राजा, नाम भी अल्लट है, अल्लट, लट साथ में लिया हुआ है इनके, ये ध्यान रखना, तो याद रखना आपको अल्लट राजा। इनका नाम है, अन्य नाम है आलू रावल। अन्य नाम याद रखना, आलू वैसे आप खाते ही हो, खाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, रावल, तो आलू रावल। अब देखिए इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई आहड़ को। किसको बनाया दूसरी राजधानी? ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आलू, आलू के साथ में आहड़ और अल्लट, तो तीनों के आ से आहड़ और अल्लड़। एक नाम अल्लड़ भी इनका देखने को मिलता है आपको, ये इसलिए है कि भाई अल्लड़ आहड़ सब एक साथ मिल जाते हैं। अब देखिए इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही का मतलब ब्यूरोक्रेसी। आज भारत के लगभग पूरे लोकतंत्र को अगर ढंग से अच्छे से चलाती है तो ब्यूरोक्रेसी है, और उसको खराब भी करती है तो ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेसी पे इतना इफेक्ट पड़ता है किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी राजतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है नौकरशाही। और नौकरशाही जिस राष्ट्र की अच्छी होती है वो राष्ट्र मजबूत भी होता है, वरना उस राष्ट्र में खोखलापन भी आ जाता है और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी में दिमक लग जाता है। तो नौकरशाही इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको इतना ही याद रखना है, नौकरशाही क्या होती है। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो उस राज्य में हर तरह के अलग अलग उनको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, काम किए जाते हैं। तो इस तरह से अल्लट राजा के समय में मेवाड़ में नौकरशाही की क्या हुई, स्थापना हुई। अब देखिए इन्होंने, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है नए बच्चों के लिए, सबके लिए। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से, ये हूण थे, ये बाहरी थे, विदेशी लोग थे, इनकी राजकुमारी थी हरिया देवी से विवाह किया। कुछ बच्चे इसको कहते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। लोगों के तो एक विवाह में भी फोड़े पड़ जाते हैं, तो इनका है पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हरिया देवी से इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह बोला जाता है इसको। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। और आहड़ को, ये मैंने लिखवा चुका हूं पहले भी, आहड़ को इन्होंने क्या बनाया, दूसरी राजधानी बनाया अल्लट ने। ये याद रखना आप सभी को। आज की क्लास में ये आपको बता रहा हूं, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अब देखिए कि अल्लट राजा के बाद में और भी राजा आते हैं इसी क्रम में। अब आगे की क्लास में दूसरी इसी सीरीज के दूसरे टॉपिक्स में हम बात करेंगे रण सिंह के बारे में। रण सिंह 1158 में राजा बनते हैं, और रण सिंह के बाद में दो शाखाएं बढ़ जाती है, रावल और राहप। तो अगली इसी चैप्टर की इसी सीरीज में अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा रण सिंह के बाद का। और फिर हम आपसे आज विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय में इसी क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।